ये कहानी दक्ष की है, जो कॉलेज में पढ़ने वाला एक आम लड़का है जिसका बर्थडे आने वाला था। पर उसके जन्मदिन पर ही उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद वो एक आम लड़के से एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। उसको कई तरह शक्तियां मिलती हैं और उन शक्तियों के साथ ब्रह्मांड को बचने की जिम्मेदारी भी मिलती है। क्या हुआ था दक्ष के साथ? क्यों मिली थी उसको शक्तियां? क्या वो बचा पाएगा इस दुनिया को? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी को। माय नगरी मुंबई के एक कॉलेज में एक आम सा दिखने वाला लड़का घूम रहा था, जो दिखने में दुबला पतला और आंखों पर मोटा चश्मा लगाए हुए एकदम हैरी पॉटर जैसा लग रहा था। इसलिए कॉलेज की कोई भी लड़की उसको ज्यादा भाव नहीं देती थी। एक लड़का उसके पास आता है और बोलता है, दक्ष कैसा है मेरे भाई? तेरा बर्थडे आने वाला है, पार्टी कब देगा? दक्ष उसकी तरफ देखते हुए कहता है, भाई पार्टी तो मैं दे दूंगा, पहले बर्थडे आने तो दे। बर्थडे आने से पहले ही पार्टी लेगा क्या? ये बोलकर दक्ष मुस्कुराने लगता है। इस बात पर वो लड़का भी हंसता है। इस लड़के का नाम सचिन था, देखने में काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव, जैसे किसी फिल्म का हीरो हो। दक्ष तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, पर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। सचिन कहता है, अच्छा भाई सुन, रॉकी से बचना, आज उसको कोई बकरा नहीं मिला है हलाला करने के लिए। दक्ष पूछता है, क्या मतलब है तेरी इस बात का? सचिन हंसते हुए कहता है, तू तो जानता ही है कि ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कैसी होती है। जब तक ये दिन में एक दो की रगिंग ना कर ले, इनको मजा ही नहीं आता। और वैसे भी वो हमारा सीनियर है, इसलिए हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते उसकी बात मानने के अलावा। दक्ष कहता है, और कितनी रैगिंग करेगा वो? जब से हम कॉलेज में आए हैं तब से वो यही तो कर रहा है। इस बारे वो कुछ बोलेगा तो मैं उसको साफ बोल दूंगा कि अब मैं उसका कोई काम नहीं करूंगा। वैसे तो दक्ष देखने में कमजोर था, पर उसमें हिम्मत काफी ज्यादा थी और वो अपनी लड़ाई लड़ना जानता था। इस बात पर सचिन हंसने लगता है और कहता है, तू क्या करेगा भाई? पूरा कॉलेज उससे डरता है, तो तू क्यों उससे पंगा लेने की सोच रहा है? दक्ष कहता है, तू पागल है क्या? मैं उससे क्यों लड़ूंगा? वो मुझे मार मार कर मेरी हड्डियों का चुरा कर देगा। वो देखने में एक गैंडे जैसा जो है। मैं तो उसकी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा इस बार। इतने में कॉलेज की बेल बजती है। बेल की आवाज सुनकर सचिन कहता है, चल क्लास का टाइम हो गया, बाद में कर लेंगे शिकायत। ये बोलकर वह दक्ष पर हंसने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद जब दक्ष घर के लिए जाने लगता है, तब उसको रास्ते में रॉकी आ जाता है। रॉकी दक्ष से कहता है, इतनी जल्दी मैं कहां जा रहा हूं? पहले मेरे लिए कैंटीन से कुछ खाना लिया। जैसे ही दक्ष उससे कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही सचिन आगे आकर कहता है, हम अभी लाते हैं आपके लिए खाना। फिर सचिन दक्ष का हाथ पकड़ता है और उसको भी अपने साथ ले जाता है। कैंटीन के पास जाने के बाद दक्ष पूछता है, तूने ऐसा क्यों किया? हम कब तक उसे डरेंगे? एक बार तो हमें मना करना पड़ेगा यार। सचिन बोलता है, इसका लास्ट ईयर है, क्यों इससे पंगा लेना? अभी हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम इसके काम कर दें। चल तू मत कर, मैं कर देता हूं। फिर सचिन रॉकी के लिए कुछ खाना लेकर उसके पास जाता है और उसके बाद सचिन दक्ष को जल्दी से वहां से ले जाता है, क्योंकि सचिन को डर था कि दक्ष कुछ बोल ना दे। अगर वह बोल देता तो बिना बात के पंगा खड़ा हो जाता, और अभी सचिन किसी पंगे में नहीं फंसना चाहता था। इसलिए वह दक्ष को घर ले गया। दक्ष अपने चाचा के साथ रहता है। उसके माता पिता की मौत बचपन में कार एक्सीडेंट में हो गई थी और अब उसके चाचा के अलावा उसका कोई नहीं है। उसके चाचा को काम के चक्कर में ज्यादातर बाहर रहना पड़ता था, इसलिए दक्ष को घर पर अकेला ही रहना पड़ता था। कभी कभी दक्ष अपने दोस्त को घर बुला लेता था, पर दक्ष के ज्यादा दोस्त तो थे नहीं जो उसके इस अकेलापन को दूर कर सके। दक्ष के चाचा का नाम शंकर शर्मा था। जब दक्ष घर जाता है तो वह देखता है कि उसके चाचा शंकर बाहर गए हुए हैं। रात तक उसके चाचा शंकर का फोन आता है और वह कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर देना, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे कल के बर्थडे के लिए गिफ्ट भेज दिया है। वो सुबह तक आ जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि अपना काम जल्दी पूरा करके वहां आ जाऊं। फिर तुम्हारा बर्थडे साथ में मनाएंगे। दक्ष ने कुछ देर बात की और फिर फोन काट दिया। रात होने पर दक्ष ने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद दक्ष ने काफी देर फोन में गेम खेला।
और फिर सो गया। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, दक्ष को पसीना आने लगता है। दक्ष नींद में होता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग जाता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे दक्ष एक लंबी दौड़ के बाद आया हो। उसी के साथ दक्ष के दाएं हाथ पर एक चिन्ह उभरने लगता है। चिन्ह से एक रोशनी निकलती है और पूरे कमरे में फैल जाती है। इसके बाद दक्ष की आंखें खुलती हैं। दक्ष की आंखों के अंदर एक नीला चक्कर घूमता हुआ साफ दिखता है, जिसे दक्ष अपनी आंखों को कसकर बंद करता है और फिर खोलता है। फिर वो नीला चक्कर गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी दक्ष की आंखों में हल्का नीला रंग कुछ देर तक रहता है। दक्ष जब टाइम देखता है तो रात के 12:05 होते हैं। फिर दक्ष पानी पीकर फिर से सो जाता है। अगले दिन जब सुबह दक्ष उठता है और सबसे पहले अपनी चश्मा पहनता है तो उसको कुछ साफ नजर नहीं आता। फिर दक्ष अपने चश्मे को उतारकर साफ करता है और एक बार फिर पहनता है, लेकिन फिर भी उसको साफ नजर नहीं आता। फिर दक्ष अपने चश्मे को उतारकर साफ करता है और एक बार फिर पहनता है, लेकिन फिर भी उसको साफ नजर नहीं आता। दक्ष कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ साफ क्यों नजर नहीं आ रहा? फिर दक्ष देखता है कि उसको बिना चश्मा के भी बिल्कुल सही से नजर आ रही है। अब तो पहले से भी ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा है। दक्ष छोटी सी चीज को भी साफ देख सकता है। फिर दक्ष खुश होता है, लेकिन दक्ष इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चश्मे को टेबल पर रखकर नहाने चला जाता है। नहाने के बाद वह अपने फोन देखता है, जिस पर उसके दोस्तों के बर्थडे की बधाई आई होती है। दक्ष खुश होता है और उनका रिप्लाई करता है और बाद में उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। फिर दक्ष अपना फोन साइड में रखकर जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो दरवाजे की कड़ी टूटकर उसके हाथ में आ जाती है। दक्ष हैरानी से पहले कड़ी को और फिर दरवाजे को देखता है। फिर दक्ष धीरे से दरवाजा खोलता है और अपने कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद जैसे ही दक्ष पानी पीने के लिए गिलास उठाता है तो दक्ष गिलास को थोड़ा ज्यादा ही दबा देता है, जिससे वह गिलास पिचक जाता है। वह गिलास स्टील का था और काफी मोटा भी था। जब वह ऐसे पिचक गया तो दक्ष हैरानी से उसको देखने लगा। क्या हुआ है दक्ष को, और क्या मतलब है इस चिन्ह का? जब इसका राज खुलेगा तो सबके होश उड़ेंगे। गिलास के ऐसे पिचकने से दक्ष काफी हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। दक्ष सोचता है, पहले तो मैं अपने चश्मा में नहीं देख पाया और अब ये गिलास का क्या हाल हो गया है। फिर जैसे ही दक्ष वो गिलास नीचे रखने लगता तो उसकी नजर अपने हाथ पर बने हुई चिन्ह पर पड़ती है। दक्ष हैरानी से अपने हाथों को देखा है और उस चिन्ह को देखने लगता है। उसको देखने से उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं। दक्ष अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से उस चिन्ह को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दक्ष उस चिन्ह को रगड़ है तो उसको एक जोर का झटका लगता है। उसके शरीर के अंदर एक बिजली सी दौड़ जाती है और उसका चिन्ह चमकने लगता है। कुछ देर चमकने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। फिर दक्ष उसको ध्यान से देखा है कि उस पर क्या बना हुआ है। जब दक्ष उस चिन्ह को ध्यान से देखते हैं तो उसे पता चलता है कि उस चिन्ह पर एक गोल चक्कर बना हुआ है, जिसके अंदर 2 त्रिभुज एक दूसरे की तरफ घूम हुए हैं और गोल चक्कर से बाहर निकल रहे हैं। उस चिन्ह के एकदम अंदर एक मोती छपा हुआ है जो सबसे अलग लग रहा है, और गोल चक्कर के अंदर ही कुछ छोटी छोटी आकृतियां भी बनी हुई हैं जो दक्ष को समझ में नहीं आती। दक्ष सोचता है कि अब इस चिन्ह के बारे में कैसे पता करूं। काफी देर सोचने के बाद दक्ष सचिन से पूछने का फैसला करता है। ये सोचकर दक्ष अपने बाकी काम में लग जाता है। कुछ देर बाद दक्ष कॉलेज के लिए चला जाता है। वहां जाने पर दक्ष सचिन को बताता है कि उसके हाथ पर एक चिन्ह बन गया है। सचिन उस चिन्ह को देखा है और कहता है, अरे कितना मस्त बना है, कहां से बनवाया? मुझे भी ऐसा ही बनवाना है, कितना मस्त लग रहा है, और ये थोड़ा थोड़ा चमक भी रहा है। कोई शाइनिंग कलर से किया है क्या? दक्ष करता है, मैंने कुछ नहीं करवाया, ये अपने आप हो गया, और पता नहीं सुबह से मेरे साथ क्या अजीब अजीब हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुझे समझ में आया तो समझा। सचिन कहता है, छोड़ना, एक चिन्ह ही तो है, इसमें बड़ी बात क्या है। आज तेरा बर्थडे तो चल पार्टी करते हैं। फिर दक्ष और सचिन कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं तो उनको रास्ते में रॉकी मिल जाता है। रॉकी कहता है, अरे ओ दक्ष, जा पहले मेरे लिए ऑर्डर लेकर आ। लेकिन दक्ष अपनी जगह से नहीं हिलता, वो रॉकी को देखता रहता है। रॉकी फिर से कहता है,
सुनाई नहीं दिया क्या? जा मेरे लिए ऑर्डर लेकर आ। लेकिन अब भी दक्ष अपनी जगह से नहीं हिलता। कॉलेज के काफी लड़के और लड़कियां रॉकी को देखने लगते हैं। इतने में सचिन कहता है, मैं ला देता हूं भाई। रॉकी कहता है, अब तो यही लेकर आएगा। फिर रॉकी दक्ष से कहता है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, चुपचाप जाकर ले आ, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। जब दक्ष कुछ नहीं करता तो रॉकी को गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो जाकर दक्ष की कॉलर पकड़ लेता है। जैसे ही रॉकी दक्ष के गले पर हाथ डालता है, उसका चिन्ह चमकने लगता है और दक्ष का हाथ उठ जाता है और सीधा रॉकी के सीने पर लगता है, जिसे रॉकी 4 कदम पीछे जाकर गिर जाता है। ये देखकर सभी रॉकी पर हंसने लगते हैं। दक्ष भी हैरानी से अपने हाथ को देखा है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। उधर रॉकी नीचे पड़ा गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है और खड़ा होकर दक्ष की तरफ जाता है। जैसे ही रॉकी दक्ष को मुक्का मारने वाला होता है तो दक्ष देखा है कि उसको उसका हाथ धीरे से आता हुआ नजर आ रहा है। दक्ष को ऐसा लगता है कि उसके लिए समय धीरे हो गए हैं और फिर दक्ष उसका हाथ पकड़ता है और अपना मुक्का उसकी छाती पर मार देता है, जिससे रॉकी अपनी ही बाइक पर जाकर गिर जाता है। रॉकी अपने दोस्तों को कहता है कि उसको मारो, लेकिन रॉकी के किसी भी दोस्त की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दक्ष पर हाथ उठाएं। लेकिन जैसे ही एक आगे जाता है तो दक्ष उसको भी एक मुक्का मारता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके बाकी दोस्त वहां से चले जाते हैं और रॉकी भी खड़ा होकर कहता है कि वो उसको बाद में देख लेगा। फिर रॉकी भी वहां से गुस्से में चला जाता है। सचिन दक्ष के गले लगाता है और कहता है, तुम तो छा गए गुरु, एक ही दिन में कॉलेज के हीरो बन गए। तुमने सीनियर को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मजा आ गया गुरु, चलो आज तुम्हारे बर्थडे की पार्टी में देता हूं। फिर दोनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं और देखते ही देखते पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि दक्ष ने रॉकी को मारा और रॉकी वहां से डर कर भाग गया। कॉलेज की लड़कियां भी और दक्ष के बारे में बात करने लगती हैं। एक लड़की कहती है, तुमको लगा था क्या दक्ष रॉकी को मारेगा? दूसरी लड़की कहती है, वो तो हीरो बन गया, मैं तो उसको अब अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। इस पर बाकी लड़कियां हंसने लगती हैं। उधर लड़के भी दक्ष के बारे में ही बात करते हैं। एक लड़का कहता है, अच्छा किया उसने कि रॉकी को मारा, वो अपने सीनियर होने पर कुछ ज्यादा ही घमंड कर रहा था, सबकी रैगिंग करता था। अच्छा, सबक मिला उसको। दूसरा लड़का कहता है, लेकिन अब रॉकी उससे बदला जरूर लगा, उसने उसकी इज्जत खत्म कर दी। अब कॉलेज में रॉकी की कोई इज्जत नहीं करेगा। रॉकी गुस्से में दक्ष से बदला लेने जरूर जाएगा। फिर एक और लड़का कहता है, उनकी लड़ाई देखनी है, मजा तो आएगा। मैं तो चाहता हूं दक्ष रॉकी को और मारे। क्या करेगा रॉकी दक्ष के साथ, और कैसी शक्ति मिल रही है दक्ष को? क्या दक्ष इन सब का राज जान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष की यह खबर कि उसने रॉकी को मारा, ये पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल गई। वही एक तरफ सचिन और दक्ष खाना खा रहे थे। खाते हुए दक्ष ने कहता, आज शाम को मेरे बर्थडे की पार्टी है, इसलिए तू घर आ जाना। सचिन कहता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद दक्ष अपने घर के लिए चला जाता है और कुछ ही टाइम में वो अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही दक्ष घर के अंदर जाने लगता है, उसकी नजर दरवाजे के बाहर पड़े एक डिब्बे पर पड़ती है। दक्ष उसको उठता है और उसे खोलकर देखता है कि उसके अंदर क्या है। दक्ष देखता है कि उसे डिब्बे के अंदर एक गिफ्ट है। दक्ष कहता है, डिब्बे में गिफ्ट कौन छोड़ता है, क्या होगा इसमें? फिर वो उस गिफ्ट को घर के अंदर लेकर जाता है और देखने लगता है कि वो किसने भेजा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी नाम पता नहीं होता, जिसकी वजह से दक्ष को कुछ समझ में नहीं आता कि ये गिफ्ट किसने भेजा होगा। दक्ष कुछ देर सोचता है कि ये गिफ्ट कौन भेज सकता है, लेकिन उसके दिमाग में किसी का नाम नहीं आता। दक्ष पता करने के लिए कि गिफ्ट किसने भेजा है, उसको खोलने की सोचता है। जैसे ही दक्ष वो गिफ्ट खोलता है तो उसकी नजर उस गिफ्ट के अंदर रखे हुए एक अंगूठी पर पड़ती है, जिस पर वही चित्र बना हुआ होता है जो उसकी कलाई पर आ गया है। दक्ष कहता है, ये दोनों चिन्ह एक जैसे कैसे हैं, किसने भेजा है ये? फिर दक्ष उस अंगूठी को ध्यान से देखता है। जैसे ही दक्ष अंगूठी अपने हाथ की उंगली में पहना है तो वो चमकने लगती है और उसके साथ साथ उसके हाथ का चिन्ह भी चमकने लगता है। दक्ष कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतने में दक्ष को एक आवाज आती है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तुम सबसे अलग हो। दक्ष पूछता है, कौन बोल रहा है? इतने में वो आवाज फिर से आती है और कहती है,
जिस अंगूठी को तुमने अभी पहना है, मैं उसी से तुमसे बात कर रहा हूं। तुम ये सोच सकते हो कि मैं कहीं और बैठकर इस अंगूठी के माध्यम से तुम्हारे साथ जुड़ा हूं और तुम्हारे सभी सवालों के जवाब भी दूंगा। तुम सोच रहे होंगे कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है और कल रात से तुम्हारे साथ इतना अजीब अजीब क्यों हो रहा है। दक्ष हैरानी से अपनी अंगूठी को देखा है और उससे पूछता है, तुम अंगूठी मैं से कैसे बात कर सकते हो? कौन हो तुम और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? अंगूठी में से आवाज आती है कि जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे गुरुदेव कहते हैं और तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम आज 18 साल के हो गए हो और हम कब से तुम्हारे 18 साल के होने का इंतजार कर रहे थे। अब तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। तुम ये सोच सकते हो अगर तुम हारे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दक्ष कहता है, कौन गुरुदेव और मेरे ऊपर क्या है? क्या करना है मुझे? देखो, तुम मुझे कोई गलत समझ रहे हो। मैं तो ठीक से कुछ कर भी नहीं पता, फिर मैं तुम्हारा काम क्या करूंगा? तुम किसी और से ये करवा लो। गुरुदेव कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये शक्ति सिर्फ 2 लोगों में बांटी जा सकती थी और आज 2 लोगों को एक साथ मिल चुकी है और एक को हमने सब कुछ बता दिया है और अब तुम्हारी बारी है। तुमको सब कुछ जानना है कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां आने लगेगी कि तुम उसे अपने काबू में नहीं कर पाओगे। ये अंगूठी बस बात करने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति को नियंत्रित करेगी और तुम अपने काम ठीक से कर पाओगे और ये तुम्हें समझाएगी कि तुम्हारे पास कौन सी शक्ति आई है और वो कितनी पावरफुल होते जा रहे हो। दक्ष कहता है, कैसी शक्ति और ये मुझे क्यों मिल रही है? मुझे सब जानना है। गुरुदेव कहते हैं, मैं तुमको सब बताऊंगा, इसीलिए मैंने ये अंगूठी तुम्हें उपहार के रूप में दी है। जब तुम इस अंगूठी के ऊपर बने चिन्ह पर हाथ रखोगे तो तुम्हारे सामने एक स्क्रीन आएगी जिस पर तुम्हें तुम्हारी अब तक मिली हुई शक्तियां दिखाई देगी। फिर दक्ष अंगूठी के ऊपर हाथ रखता है, जिसके बाद दक्ष की आंखों के सामने एक नीली रोशनी मिलती है और फिर एक नीली स्क्रीन उसके सामने आ जाती है जिस पर कुछ लिखा होता है। दक्ष ठीक से देखा है कि उस पर क्या है। उस पर सुपर स्ट्रेंथ लेवल 1 और आगे सभी चीज धुंधली हुई नजर आती है। दक्ष गुरुदेव से पूछता है, ये सुपर स्ट्रेंथ लेवल 1 क्या है? गुरुदेव बोलते हैं, ये तुम्हारी शक्ति है, तुमको स्ट्रेंथ लेवल 1 पर मिल चुकी है। अब तुम्हें इसको आगे बढ़ना तुम्हारा काम है। ये लेवल 5 तक जा सकती है। सुपर स्ट्रेंथ तो बस एक ही पावर है, ऐसी तुम्हें सैकड़ों शक्तियां मिलने वाली है जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते और ये तुमको इतना मजबूत बना देगी जिससे तुम्हें कोई नहीं हार पाएगा। लेकिन इन शक्तियों को सिखाना और इनको आगे लेवल अप करना तुम्हारा काम है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो ये शक्तियां लेवल 1 पर ही रुक जाएंगी और इन शक्तियों का इस्तेमाल करोगे तो इसकी आगे बढ़ती जाएगी। फिर दक्ष पूछता है, अभी मेरे पास सुपर स्ट्रेंथ है तो मुझे मेरी अगली शक्ति कब मिलेगी? गुरुदेव बोलते हैं, इतनी जल्दी मत करो, धीरे धीरे तुम्हारे पास तुम्हारी सारी शक्ति आने लगेगी और हर शक्ति तुम्हें काफी मदद करेगी। लेकिन एक बात याद रखना, इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए करना। अगर तुमने इनका इस्तेमाल बुराई के लिए किया तो ये शक्तियां तुम्हारे ऊपर काबू कर लेगी और ये फिर वही कराएगी जो शक्ति चाहती है तुमसे। और अगर ऐसा हुआ तो इसको रोकने के लिए तुम्हें मरना भी पड़ सकता है। यही बात हमने दूसरे शख्स को बताई है जिसको आज ये शक्ति मिली है। किसको मिली है दूसरी शक्ति? क्या दक्ष इन शक्तियों को जल्दी सीख पाएगा या कोई गलती हो जाएगी दक्ष से? और कौन है गुरुदेव? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष गुरुदेव से काफी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही गुरुदेव ने कहा, हम आगे की बात बाद में करेंगे। अभी तुम्हें जो ये शक्ति मिली है उसको अच्छे से सीखो और एक बात का ध्यान रखना कि इन शक्तियों का इस्तेमाल किसी के सामने मत करना। ऐसा करने पर तुम मुसीबत में फंसा सकते हो। दक्ष हां मैं जवाब देता है और उसके बाद अंगूठी से निकलने वाली चमक गायब हो जाती है। फिर दक्ष गुरुदेव का नाम लेता है, लेकिन अंगूठी से कोई आवाज नहीं आती। दक्ष के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है, जैसे कि 10 साल के बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। दक्ष वहीं पर पड़े एक गिलास को उठना है और उसे सुबह के जैसे पिचकन की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। वो अपनी पूरी ताकत लगता है, फिर भी गिलास पर उंगलियों के निशानी ही पड़ते हैं। उसके बाद दक्ष को याद आता है कि गुरुदेव ने कहा था कि ये अंगूठी उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने में उसकी मदद करेगी। फिर दक्ष उस अंगूठी को निकालकर अपनी जेब में रख लेता है और उसके बाद उस गिलास को फिर से उठता है और उसे पिचकने की कोशिश करता है और इस बार वो गिलास बड़ी आसानी से पिचक जाता है। दक्ष खुश होता है और ऐसा वो कई बार ट्राई करता है।
दक्ष कहता है, मुझे किसी बड़ी चीज पर यह शक्ति का इस्तेमाल करके देखना चाहिए। फिर दक्ष अपने कमरे में जाता है और अपने बेड को देखा है जो कि काफी बड़ा था। फिर दक्ष उसे उठाने की कोशिश करता है। दक्ष उसे उठाने के लिए अपने दोनों हाथ लगाता है और एक झटके से उसे ऊपर करता है। ऐसा करने से दक्ष का पूरा बेड एक ही झटके में हवा में आ जाता है और ऊपर छत से टकरा जाता है। फिर दक्ष एकदम से उसको नीचे रखता है। दक्ष कहता है, ये शक्ति कुछ ज्यादा ही तेज है, मुझे इसका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। ये सोचकर दक्ष फिर से खुश होता है और फिर वो ये देखने लगता है कि वो आगे क्या कर सकता है। ये सोचकर दक्ष कमरे से बाहर आता है और जैसे ही दक्ष कमरे से बाहर आता है तो उसके हाथ का निशान जोर से चमकता है और उसे हल्का सा झटका लगता है। दक्ष अपने हाथ को देखा है कि उसे क्या हुआ। दक्ष को लगता है कि उसका हाथ जल रहा है। फिर दक्ष जल्दी से जेब से अंगूठी निकलता है और फिर से उसको अपनी उंगली में पहन लेता है। फिर दक्ष उस अंगूठी को छूटता है और फिर से उसके सामने वही नीली स्क्रीन आ जाती है। ये देखकर दक्ष की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि अब इसमें एक शक्ति और दिखाई देने लगी थी। और फिर दक्ष उसको पढ़ता है, फायर पावर लेवल 1। दक्ष फिर खुश होता है और कहता है, अब मैं शक्ति को कहाँ इस्तेमाल करें, देखूं मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शक्ति कैसे काम करती है। दक्ष सोचता है, मुझे शक्ति को बाहर जाकर देखना चाहिए कि ये शक्ति कैसे काम करती है और इससे मैं क्या क्या कर सकता हूं। ये सोचकर दक्ष घर से बाहर निकल जाता है और देखने लगता है कि उसे कोई खाली जगह मिल जाए। फिर दक्ष जंगल के पास वाले मैदान की तरफ आ जाता है। दक्ष देखता है कि वहां कोई नहीं है। दक्ष कहता है, चलो अच्छी बात है कि यहां कोई नहीं है, अब मैं आराम से शक्ति को देख सकता। दक्ष कुछ करने की ट्राई करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर दक्ष की नजर उसकी अंगूठी पर पड़ती है। वो बोलता है, मैं फिर से भूल गया, इस अंगूठी को पहन के मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर दक्ष अंगूठी निकाल के अपनी जेब में रखता है। उसके बाद दक्ष अपने हाथ में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करने लगता है। फिर दक्ष के हाथ से आग निकलने लगती है, उसका पूरा हाथ और में आग आ जाती है। दक्ष एक बार के लिए चिल्लाता है और फिर चुप हो जाता है। दक्ष कहता है, ये क्या है, मेरे हाथ पर आग है और मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही, तो ये मतलब है फायर पावर का। उसके बाद दक्ष एक हाथ से दूसरे हाथ में आग को भेजता है और एक छोटी सी आग की गेंद बनाकर उससे खेलने लगता है। दक्ष उसे गेंद को हवा में उछलता है और फिर पकड़ लेता है। दक्ष कहता है, ये शक्ति तो पहले वाले से भी ज्यादा अच्छी है, पहले तो मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा तब पहली शक्ति चला सकता हूं, लेकिन इससे मैं किसी को भी दूर से हरा सकता हूं। ये बोलकर दक्ष छोटी छोटी आग की गोलियों को फायर करने लगता है। वो आग की छोटी छोटी गोलियां अलग अलग जगह पर चलाने लगता है। दक्ष कभी किसी खंबे को और तो कभी किसी बोतल को निशान लगने लगता है। दक्ष अपनी शक्तियों में इतना मगन हो जाता है कि वो नहीं देखता कि वह कहाँ आग की गोली चल रहा है। उसकी कुछ गोलियां जंगल की तरफ चली जाती हैं और फिर जंगल में आग लगने शुरू हो जाती है। लेकिन दक्ष का ध्यान तो दूसरी तरफ होता है। जब तक दक्ष का ध्यान आग की तरफ जाता है तब तक आग काफी हद तक फैल जाती है। दक्ष आग को रोकने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति आग पर इतनी असरदार नहीं होती। दक्ष अपनी पूरी कोशिश करके देख लेता है, लेकिन वो आग को बढ़ने से नहीं रोक पाता। दक्ष कहते हैं, इन सब में गुरुदेव मेरी मदद कर सकते हैं। फिर दक्ष जल्दी से अंगूठी पहनता है और गुरुदेव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूठी से कोई जवाब नहीं आता। दक्ष कहता है, काश मुझे ये शक्ति ना मिली आती तो ये जंगल नहीं जलता। मैंने अपने मजे मजे में कितनी तबाही मचा दी, अब हर तरफ आग ही आग होगी जिसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्या दक्ष की ये गलती उस पर भारी पड़ेगी? क्या होगा जब गुरुदेव को पता चलेगा कि दक्ष ने पूरे जंगल में आग लगा दी? और कैसे बुझ पाएगी जंगल की आग? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष के पास केवल आग और ताकत की शक्ति थी, जिसकी वजह से वो आग को और भड़का सकता था, लेकिन आग को बुझा नहीं सकता था। दक्ष ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो आग बुझ ही नहीं रही थी और पल पल और तेज हो रही थी। दक्ष बस अंगूठी को जोर जोर से रगड़ रहा था ताकि उसमें से कोई आवाज आए। इतने में वहां एक चमत्कार सा हुआ। वो जंगल में लगी आग अपने आप शांत होने लगी और देखते ही देखते पूरी तरह से आग बुझ गई। लेकिन अभी भी जंगल का कुछ ऐसा जल तो गया था।
इतने में दक्ष के पीछे से एक आवाज आई, मैंने तुम्हें कहा था इन शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे से करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसका नतीजा ये निकला। दक्ष ने पीछे देखा तो वहां एक बूढ़ा सा आदमी जिसके सर पर कोई बाल नहीं थे और अपने ऊपर एक पीला कंबल ओढ़ वहां खड़ा थे। दक्ष देखते ही समझ गया कि वो गुरुदेव होंगे जो उस अंगूठी के माध्यम से बात कर रहा थे। दक्ष उनके पास जाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। गुरुदेव ने कहा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, लेकिन तुम अभी उसके लिए छोटे हो और तुम्हें अभी इन शक्तियों की समझ नहीं है, इसीलिए मैं ये शक्ति तुमसे वापस लेने आया हूं। इस बार तो मैं तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने सोचा है तुमसे तुम्हारी शक्ति ले ले। इतना बोलकर गुरुदेव ने अपना हाथ आगे किया और फिर दक्ष के अंदर से एक ऊर्जा अपनी तरफ खींच ली, जिसकी वजह से दक्ष के हाथ में एक जोरदार का दर्द हुआ और वो निशान जोर से चमकने लगा। देखते ही देखते उस निशान की सारी चमक गायब हो गई। अब बस दक्ष के हाथ पर एक फीका निशान रह गया था। दक्ष उस निशान को देखकर दुखी था। दक्ष ने ऐसा नहीं सोचा था कि जो शक्ति उसे आज मिली वो उससे आज छिन जाएगी। दक्ष ने गुरुदेव की तरफ घबराई सी नजरों से देखा और उनसे माफी मांगते हुए कहा, मेरी छोटी सी गलती की सजा इतने मत दो मुझे, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये बात आप भी जानते हैं कि वही शक्ति मुझे इस तरह मिला जो सही नहीं थी। इसकी वजह मुझे पानी की शक्ति मिलती तो शायद ऐसा नहीं होता। गुरुदेव ने दक्ष पर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये शक्ति कैसे आती है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको रोकना हमारे पास है और तुम्हें शक्तियों के लायक नहीं हो। और अब जब तक तुम इन शक्तियों के लायक नहीं होते तब तक ये शक्तियां तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। फिर दक्ष गुरुदेव से पूछता है, तो आप ही बताइए कि मुझे क्या करना होगा जो मैं शक्तियों के लिए लायक बन सकूं। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे एक बार बताइए तो। गुरुदेव ने कहा, अगर हमारे पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो मैं तुम्हें यह मौका कभी नहीं देता, लेकिन अभी के लिए मैं तुमको एक तरीका बताता हूं जिससे तुम इन शक्तियों के लिए योग्य बन सकती हो। तुमको देवगृह जाना होगा और वहां पर तुम्हें सब कुछ सीखना होगा बिल्कुल शुरुआत से। तुम्हें जो ये अभी गोल्डन मौका मिला था वो तुमने गवा दिया। अब तुमको एक छोटी से छोटी जगह से शुरुआत करनी होगी। दक्ष पूछता है, इस बात का क्या मतलब? क्या करना होगा मुझे थोड़ा अच्छे से समझाइए। फिर गुरुदेव उसको थोड़ी और जानकारी देते हैं। गुरुदेव कहते हैं, देवगृह एक ऐसी जगह है जहां पर हम सभी को शिक्षा देते हैं और वहां पर उनको ऐसे काम करने होते हैं जो उनको मजबूत होने में मदद करते हैं। हर काम के बदले उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। हम कुछ टाइम के बाद तुम्हें वहां भेजने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही तुमने ये काम कर दिया और अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। वहां अब तुम्हें बिना शक्ति के ही शुरुआत करनी होगी। दक्ष कहता है, मैं तैयार हूं, कब चलना है आप बस इतना बताइए। मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं, मुझे शक्तियां वापस चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, बहुत जल्द मैं तुमको वहां बुला लूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी इतनी बात सुन लो, ये काम करके तुम खुद पीछे हुए हो। आज के दिन 2 लोगों को शक्ति मिली थी, दूसरे वाले ने इन शक्तियों को अच्छे से अपनाना शुरू कर दिया है और हम तुम दोनों को एक साथ उस ग्रह पर भेजेंगे, लेकिन अलग अलग जगह पर। ना तुम उसको जानोगे और ना वो तुमको। वहां तुमको खुद एक दूसरे से मजबूत होना होगा। जितना मजबूत बनोगे उतना अच्छा होगा। तुम दोनों के लिए एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब तुम दोनों में से एक ही बचेगा। अब ये तुम्हें देखना है कि ये तुम हो गए या वो। ये बोलकर गुरुदेव थोड़ा पीछे हुए और एकदम से वहां से गायब हो गए। दक्ष बस वहीं खड़ा उनको देखता रह गया। उनके जाने के बाद दक्ष ने जंगल की तरफ देखा और कहा, मैं इस शक्तियों को अच्छे से सीख कर अपने आप को साबित करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब से मेरे नए सफर की शुरुआत मैं करूंगा। उसके बाद दक्ष घर की ओर जाने लगता है। दक्ष के थोड़ी दूर जाने के बाद उसके सामने रॉकी आ जाता है, जिसको देखकर दक्ष लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर दक्ष को याद आता है कि उसके पास तो अब कोई ताकत है ही नहीं। फिर वो रॉकी को कैसे हारेगा? रॉकी अकेला नहीं आया था, उसके साथ 5 लड़के और थे। रॉकी कहता है, उस टाइम तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, लेकिन आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं और अपना बदला लूंगा। क्या करेगा दक्ष? और क्या रॉकी दक्ष को मारेगा या दक्ष बचकर निकल जाएगा? कैसे मिलेगी दक्ष को उसकी शक्ति वापस?
जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। शक्ति जाने के बाद जब दक्ष घर के लिए जाने लगा तो रास्ते में उसे रॉकी ने रोक लिए और रॉकी ने आते ही अपने दोस्तों को उसे पकड़ने के लिए कहा और उसके दोस्तों ने तुरंत ही दक्ष को कसकर पकड़ लिया। जब दक्ष खुद को छोड़ा नहीं पाया तो दक्ष ने रॉकी से कहा, देखो रॉकी, कॉलेज की लड़ाई कॉलेज तक रहने दो, बाहर नहीं। अगर तुझे लड़ना है तो कॉलेज में लड़ लेना। दक्ष जानता था कि वो भी ये लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए वो इस लड़ाई को होने से रोकना चाहता था। रॉकी हंसने लगा और बोला, अगर अब मैं तुझे कॉलेज में मारूंगा तो सभी यही सोचेंगे कि मैं अपना बदला ले रहा हूं, लेकिन मुझे किसी की नजर में बदला नहीं लेना, मुझे बस तुझे मारना है, इसी में मुझे मजा आएगा। ये बोलकर रॉकी दक्ष के पेट में मुक्का मारने के लिए आगे आया और एक कसकर मुक्का दक्ष के पेट में मार दिया। मुक्का लगते ही दक्ष को एक जोर का दर्द महसूस हुआ। दक्ष ने दर्द में ही रॉकी की तरफ देखा और कहा, यह तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अभी रॉकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि दक्ष उससे क्या कह रहा है। रॉकी तो बस दक्ष को पिटने आया था। इसके बाद रॉकी, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर दक्ष को काफी मारा। दक्ष ने उनसे लड़ने की और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनों के सामने कुछ नहीं कर पाया। जब रॉकी का मन भर गया तो उसने सबको उसे मारने से मना किया और दक्ष की कॉलर पड़कर उससे कहा, अगर अगली बार मुझसे पंगा लिया तो तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा, इससे ज्यादा मारूंगा, याद रखना। फिर रॉकी ने दक्ष को धक्का दिया और कहा, उस टाइम तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू जीत गया, लेकिन याद रखना तू एक लूजर है और रहेगा। और फिर रॉकी अपने सभी दोस्तों के साथ वहां से चला गया। दक्ष घायल हालत में वहीं पर कुछ देर पड़ा रहा और दक्ष ने घायल हालत में ही खुद से कहा, मेरी गलती थी जो मैंने अपनी ताकत की कदर नहीं की, लेकिन अब मैं इनसे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए वो शक्तियां वापस हासिल करूंगा। मैं अपने आप को वैसा बनाऊंगा कि सब मेरी तारीफ करेंगे। क्या कहा था गुरुदेव ने कि मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन अब मैं उनको गलत साबित करूंगा और जब तक मैं उनको गलत साबित नहीं कर देता चैन से नहीं बैठूंगा। ये बोलकर दक्ष ने एक मुक्का बनाया और जोर से जमीन पर मार दिया। उसके बाद दक्ष खड़ा हुआ और घर के लिए जाने लगा। जब दक्ष घर आया तो वहां पर उसके चाचा शंकर भी आ गए थे। जब उसके चाचा ने दक्ष को इतना घायल देखा तो वे घबरा गए और जल्दी से उसके पास गए और उस संभालते हुए कहा, यह सब क्या हुआ? तुझे इतनी चोट कैसे लग गई? कहां पर तू? लेकिन दक्ष न तो उनको ये बता सकता था कि आज उसको शक्तियां मिली और आज उससे वह वापस ले ली गई, और न ये बता सकता था कि इन शक्तियों के चक्कर में उसने रॉकी से पंगा लिया और बाद में रॉकी ने उसकी ये हालत कर दी। इसलिए दक्ष ने बात को बदलते हुए ये बोला कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसे उसे चोट लग गई, लेकिन अब वह ठीक है। उसके बाद उसके चाचा ने उसे दवा दी और डॉक्टर से उसकी पट्टी करवाई। उसके बाद चाचा ने उसे आराम करने के लिए बोला और खुद बाहर चले गए। दक्ष जब आराम कर रहा था तो वो अपने हाथ को बार बार देख रहा था। दक्ष का चिन्ह फीका नजर आ रहा था। दक्ष उसको वापस पहले जैसा करना चाहता था, लेकिन वो अभी उसके हाथ में नहीं था। इसलिए दक्ष यही सोच रहा था कि अगली बार शक्ति मिलने पर वो इन शक्तियों का सही से इस्तेमाल करेगा। शाम होने पर उसके चाचा घर वापस आ गए थे और साथ में एक केक भी लेकर आए थे। दक्ष के चाचा के साथ में सचिन भी आया था। पहले सचिन ने दक्ष का हाल पूछा और फिर चाचा के थोड़ी दूर जाने पर सचिन ने दक्ष से धीरे से कहा, ये सब रॉकी ने किया था ना? मैंने तुझे बोला था कि उससे पंगा मत ले और तूने उस टाइम मेरी बात मान लेता और उसका छोटा सा काम कर देता तो अभी ये नहीं देखना पड़ता। तुझे तेरे जन्मदिन के दिन ही इतनी मार पड़ गई। चल अब ये छोड़ और आकर के केक काट और इन सब बातों को भूल जाते हैं। दक्ष ने हाँ मैं जवाब दिया और सचिन के साथ केक काटने के लिए चला गया। जब उसके चाचा उसके पास आ गए तो दक्ष ने केक काटा और एक पीस पहले चाचा को खिलाया और फिर सचिन को, और वहां पर कोई और था भी नहीं। फिर कुछ देर तीनों ने बातें की और फिर सचिन अपने घर के लिए चला गया। सचिन के जाने के बाद दक्ष ने अपने चाचा को अपने कमरे में आराम करने के लिए भेजा और खुद अपने कमरे में आकर लेट गया। लेटे हुए दक्ष अपने हाथ के चिन्ह को, जो कि एक निशान जैसा दिख रहा था, उसे ही देखने लग। दक्ष उस टाइम का वेट कर रहा था जब गुरुदेव उस वहां बुलाएंगे, लेकिन एक एक करके 20 दिन निकल गए। इतने दिनों में दक्ष ने गुरुदेव से बात करने की काफी कोशिश की।
दक्ष के पास जो अंगूठी थी वो दक्ष ने पूरी रगड़ दी, लेकिन अंगूठी में से गुरुदेव की आवाज नहीं आई। दक्ष को ऐसा लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसे उसकी ताकत हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। ये सोचकर दक्ष ने अपनी अंगूठी निकालकर अलमारी में रख दी और खुद पहले जैसी लाइफ जीने लगा। लेकिन बीच बीच में दक्ष को वो पल याद आते थे जिसमें उसके पास एक ही शक्ति थी, जो शायद ही धरती पर किसी के पास होगी, लेकिन दक्ष कुछ कर भी नहीं सकता था। क्या होगा दक्ष के साथ? क्या उसको कभी उसकी शक्ति मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। एक दिन जब दक्ष अपने कमरे में था तो उसके पीछे एकदम से गुरुदेव आ गए और गुरुदेव ने आते ही दक्ष से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको एक मौका दूंगा और मैं इसलिए तुमको अपने साथ लेने आया हूं। तुम्हें अपना नया सफर शुरू करना होगा। दक्ष ने एक पल सोच और कहा, मैं ऐसे आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे कुछ घंटे दीजिए, मैं घर पर सबको बता दूं कि मैं बाहर जा रहा हूं। गुरुदेव ने भी हाँ मैं जवाब दिया और कहा, ठीक है, मैं 5 घंटे बाद तुम्हें फिर लेने आऊंगा। तब तक तुम अपना सामान पैक कर लेना और घर पर जिसको भी बताना हो बता देना। गुरुदेव ये बोलकर वहां से चले गए। वैसे तो दक्ष को ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके चाचा शंकर कुछ दिन पहले ही दक्ष को ये बोलकर बाहर चले गए थे कि इस बार उन्हें थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, और कोई दक्ष के घर पर था भी नहीं जिसको दक्ष बताकर जाए। इसलिए दक्ष ने पहले अपने चाचा को फोन करके ये बताया कि वो अपने दोस्त के साथ एक आगे का कोर्स करने के लिए बाहर जा रहा है। पढ़ाई पूरी होते ही वो वापस आ जाएगा। उसके चाचा ने भी हाँ भारी और दक्ष को जाने के लिए बोल दिया। चाचा ने दक्ष को पैसे की चिंता न करने की बात बोली और ये भी कहा कि उसे इस कोर्स में जितने भी पैसे चाहिए उनसे मांग ले। फिर दक्ष ने हाँ मैं जवाब दिया और फिर फोन काट दिया। फोन काटने के बाद दक्ष ने कहा, चलो ये काम तो हो गया। फिर दक्ष ने सचिन को भी फोन करके बता दिया कि वो अपने चाचा के साथ बाहर जा रहा है और वहां शायद उसका फोन नहीं लगेगा। ऐसा और कोई नहीं था जिसको दक्ष ये बताइए कि वो बाहर जा रहा है। दोनों से बात करने के बाद भी दक्ष के पास काफी टाइम था, तो वो अपना सामान पैक करने लगा। जो है वो लेकर जाने वाला था। लगभग 2 घंटे में ही दक्ष ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और फिर गुरुदेव के आने का इंतजार करने लगा। दक्ष को बचे हुए 3 घंटे 3 महीने जैसे लग रहे थे। दक्ष बैठा घड़ी को ही देख रहा था कि कब उसमें 3 घंटे पूरे हो और गुरुदेव उसे लेने के लिए आए। दक्ष के पास और कुछ करने के लिए था भी नहीं, इसलिए वो बस इंतजार कर रहा था। टाइम पूरा होते ही गुरुदेव दक्ष को लेने के लिए वापस आ गए। जब गुरुदेव ने दक्ष को वहीं बैठकर उनका इंतजार करते हुए देखा तो गुरुदेव ने कहा, लगता है तुमने अपना काम पूरा कर लिया है और अब तुम जाने के लिए तैयार हो। दक्ष गुरुदेव को देखकर खुश हुआ और कहने लगा, मेरा काम तो 2 घंटे में ही हो गया। पता नहीं मैंने इतना टाइम क्यों बोला था, लेकिन अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए और मुझे जल्दी से जल्दी अपनी शक्तियां वापस कमानी है। दक्ष को पता नहीं था कि उसके साथ वहां पर क्या होने वाला है, इसलिए दक्ष कितना खुश नजर आ रहा था। लेकिन गुरुदेव सब जानते थे कि वहां जाते ही दक्ष वापस आने की बोलेगा। वहां की लाइफ इतनी आसान नहीं होगी जितनी वो समझ रहा है। पल पल उसकी मौत उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन अब भी गुरुदेव दक्ष को कुछ नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्होंने दक्ष को अपने साथ लेकर जाना ही ठीक समझा। इसलिए गुरुदेव ने दक्ष का हाथ पकड़ा और उसके साथ वहां से गायब हो गए। दक्ष ने जाने से पहले अपने एक हाथ में अपना सारा सामान पकड़ लिया था। जब गुरुदेव दक्ष को लेकर वहां से चले तो दक्ष का सर जोरों से घूमने लगा। दक्ष को ऐसा लग रहा था कि उसने अपना सर दीवार पर दे मारा है या किसी चलती हुई सुपर स्पीड कार की छत पर बैठा है। लगभग 10-12 सेकंड में ही दक्ष एक सफेद से खाली कमरे में पहुंच गया था। वहां जाते ही गुरुदेव ने कहा, हम पहुंच गए हैं, चलो मेरे साथ। फिर गुरुदेव आगे आगे चलने लगे और दक्ष उनके पीछे पीछे। फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलते ही दक्ष की आंखें हैरानी के मारे बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि बाहर का नजारा कुछ और ही था। बाहर निकलते ही दक्ष ने देखा कि सभी ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है और सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और वहां इतनी सफाई नजर आ रही थी कि जितनी उसने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे सुंदर जगह थी। उस जगह पर ऐसे ऐसे रंग किए हुए थे जो देखने में काफी सुंदर लग रहे थे। मन कर रहा था कि उनको देखते ही रहे।
लेकिन दक्ष ज्यादा देर वहां रुक नहीं सका, क्योंकि गुरुदेव दूसरी ओर जाने लगे और दक्ष को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। लेकिन चलते हुए भी दक्ष उसी जगह को देख रहा था और ये भी देख रहा था कि वहां पर क्या क्या है। दक्ष की नजर एक दीवार पर पड़ी जिस पर काफी तस्वीर लगी हुई थी। दक्ष को लगा ये तस्वीर बड़े लोगों की होगी जो इस तरह यहां लगी हुई है। पहले तो दक्ष गुरुदेव से इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने इस बात को छोड़ दिया। कुछ देर बाद गुरुदेव एक कमरे के पास रुके और दक्ष को देखते हुए कहा, अब से जब तक तुम यहां हो इस कमरे में रह सकते हो और ये तुम्हारा है। अब फिर गुरुदेव ने कमरे का दरवाजा खोला और दक्ष को अंदर जाने का इशारा कर दिया। उसके बाद दक्ष कमरे के अंदर गया और देखने लगा कि उसे कैसा कमरा मिला है। दक्ष हैरान तब ज्यादा हो गया जब उसने अपने काम में लगे हुए एक पिंजरे को दिखा। पिंजरा खाली था और ऐसा लग रहा था कि कमरे के साथ ही वो पिंजरा भी बनाया गया हो। फिर दक्ष ने कमरे में अपना सामान रखा और गुरुदेव से पूछा कि ये पिंजरा किस लिए है। गुरुदेव ने दक्ष की तरफ देखा और कहा, कुछ दिनों में तुम समझ जाओगे, अभी के लिए इतना सोचो, ये पिंजरा तुम्हारे काफी काम आएगा। दक्ष हैरानी से पिंजरे की तरफ देखा और फिर गुरुदेव वहां से चले गए। क्या राज है पिंजरे का और क्या क्या देखने को मिलेगा दक्ष को इस जगह पर, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। गुरुदेव दक्ष को कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। फिर दक्ष पिंजरे के पास जाकर उसको देखने लगता। दक्ष देखा है कि वो पिंजरा बहुत ही मजबूत मेटल से बनाया गया है। दक्ष को ये पता नहीं चलता कि वो पिंजरा उस कमरे में क्यों है। दक्ष सोचता है कि बाद में इसका पता लगा, अभी उसे बाहर जाकर देखना चाहिए कि बाहर क्या क्या है। दक्ष अपना सामान कमरे में रखकर बाहर चला जाता है। दक्ष को पिंजरे के अलावा कमरे में कोई चीज अच्छी नहीं लगी जिसको वो ध्यान से देखे। वैसे तो कैमरा काफी बड़ा था, लेकिन उस कमरे में ज्यादा कुछ था भी नहीं, इसलिए दक्ष अपना सामान रखकर बाहर चला गया। इस बार दक्ष के साथ गुरुदेव नहीं थे, इसलिए दक्ष जितनी देर चाहे उतनी देर सब कुछ देख सकता था। इसलिए दक्ष उस बड़ी बिल्डिंग को अच्छे से देखने लगा। लगभग 2 घंटे वहां घूमने के बाद वो उस बिल्डिंग से बाहर आ गया और बाहर जाते ही दक्ष हैरानी से उस जगह को देखने लगा। बाहर का नजारा पृथ्वी से कुछ अलग ही था, लेकिन इतना भी नहीं जितना दक्ष सोच रहा था। जैसे जैसे दक्ष वहां घूम रहा था, उसकी हैरानी उतनी ही ज्यादा हो रही थी। जैसे ही दक्ष एक दुकान के पास गया तो इतने में वहां एक बड़ा सा पंछी उसकी तरफ आता हुआ उसको नजर आया। ऐसा लग रहा था कि वो उसको ही पकड़ने आ रहा और पकड़ते ही खा जाएगा। जैसे ही वो पंछी दक्ष के पास आया तो दक्ष एकदम से नीचे बैठ गया और वो पंछी उसी दुकान के पास आकर रुक गया। इतने में उस पंछी के ऊपर से एक लड़का नीचे उतरा और दक्ष को देखकर हंसने लगा। हंसते हंसते उस लड़के ने कहा, लगता है तुम देवग्रह पर पहली बार आए हो, इसीलिए इतना डर रहे हो। लेकिन डरो मत, इस ग्रह पर ऐसी बहुत सी चीज हैं जिसे तुम डर सकते हो, लेकिन ये उनमें से नहीं है। ये तो मेरी पालतू चिड़िया है जिसे मैंने एक मुकाबले में जीता है। फिर वो लड़का अपनी ही तारीफ करने लगा। दक्ष को उस लड़के से कोई मतलब नहीं था। दक्ष तो बस उस बड़ी सी सुनहरी चिड़िया को देख रहा था। लगभग 5 मिनट तक उस लड़के ने दक्ष को अपने बारे में बताया और फिर दुकान से कुछ सामान लेकर वापस उस चिड़िया पर बैठकर वहां से उड़ गया। उसके जाने के बाद उस दुकानदार ने दक्ष से कहा, लगता है तुम यहां नए हो, और जो अभी ये लड़का गया है इसका नाम राघव जोशी है। ये अपनी तारीफ करता रहता है। जब से इसको ये चिड़िया मिली है तब से तो ये घमंड में पागल सा हो गया, किसी को कुछ समझता ही नहीं। लगभग यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि ये चिड़िया इसको गलती से मिली थी, न कि किसी मुकाबले में जीती थी। फिर दक्ष हैरानी से उसे दुकानदार से कहता है, ये इस चिड़िया को अपने पास कैसे रख सकता है, वह भी इतनी बड़ी। फिर दुकानदार कहता है, ये असली नहीं है, उनको सोल बोलते हैं। जब कोई किसी असली जीव को खत्म करता है तो उसके इनाम में उससे जीव की सोल मिल जाती है। तुम इस सोल को इन जीव की आत्मा समझ सकते हो जो उसका ही हुक्म मानती है, जो इनको मारता है। वैसे मैं तुमको जानता तो नहीं हूं, फिर भी एक सलाह देता हूं, तुम यहां घूमने से पहले देवग्रह के नियम और यहां की चीजों की किताब पढ़ लो, जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहां पर क्या कैसे होता है और इस लड़के के पास ये सुनहरी चिड़िया कैसे थी। ये अच्छे से उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है और तुम कैसे किसी जीव की सोल हासिल कर सकते हो।
जब दक्ष ये बात सुनता है कि वो भी ऐसी चिड़िया हासिल कर सकता है, तो फिर वो उस दुकानदार से पूछता है कि आपके पास वो किताब है तो मुझे वो पढ़ने के लिए दे दो, उसकी कीमत जो भी होगी मैं आपको बाद में दे दूंगा। इस पर वो दुकानदार कहता है, मेरी तो खाने पीने की दुकान है, तुम्हें किसी बड़े आदमी से मदद मांगनी चाहिए, वो तुमको इस बारे में अच्छे से समझा देंगे और तुम्हें पढ़ने के लिए वो किताब भी दे सकता है। फिर दक्ष सोचता है, ऐसा कौन बड़ा आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है। फिर उसको गुरुदेव याद आते हैं। दक्ष उस दुकानदार से पूछता है, क्या गुरुदेव के पास वो किताब होगी? इस पर वो दुकानदार दक्ष को ऐसे देखा है जैसे उसके सर पर 2 सिंग उग आई हों। वो दुकानदार कहता है, मैं बड़े आदमी से बोल रहा था, मतलब ये नहीं कि तुम यहां के सबसे ताकतवर और बड़े आदमी के पास ही जाओगे। तुम जानते भी हो गुरुदेव को अगर वो ना हो तो ये ग्रह कब का खत्म हो जाए। उन्हीं ने तो ये किताब लिखी है जो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। अगर वो तुमको बताने के लिए मान जाए तो ये तुम्हारी किस्मत होगी। वो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं जो किताब में है ही नहीं, और वो तुम्हें ज्यादा काम आएगी। लेकिन मुझे पता है तुम गुरुदेव तक नहीं जा सकते, इसलिए किसी और से मदद मांग लो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। फिर वो दुकानदार अपने काम में लग जाता है और दक्ष वहां से आगे निकल जाता है। चलती हुई दक्ष यही सोच रहा था कि गुरुदेव इतने बड़े आदमी हैं और वो किताब भी इन्होंने लिखी है। मुझे पता है मुझे वो सब बता देंगे, क्योंकि वही मुझे यहां लेकर आए हैं। मुझे उनसे पूछना चाहिए, ज्यादा नहीं, कुछ तो बताएंगे ही, और मैं उनसे वो किताब भी मांग लूंगा। ये सोचकर दक्ष वापस उस बिल्डिंग की ओर जाने लगा जहां पर उसका कमरा था, क्योंकि वहीं से वो गुरुदेव से मिल सकता था। जैसा उस दुकानदार ने कहा, उस हिसाब से दक्ष को थोड़ा डर भी था कि गुरुदेव उसको कुछ बताएंगे या नहीं, क्योंकि जब पहली बार दक्ष ने पिंजरे के बारे में पूछा तो गुरुदेव ने और उससे ये कहा कि खुद पता लगा लो, और क्या पता। अब भी वो यही बोल कि इस बारे में खुद पता लगाओ, क्योंकि गुरुदेव दक्ष को इसीलिए लाए हैं ताकि वह खुद से अपने आप को साबित कर सके, और दक्ष भी यही सोचकर यहां आया था। क्या राज है इस देवग्रह का, और क्या गुरुदेव दक्ष को कुछ बताएंगे या दक्ष को खुद पता लगाना होगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष जब सुनहरी चिड़िया को देखा है तो वो भी उसे पाना चाहते हैं, इसलिए दक्ष जल्दी से गुरुदेव से मिलने के लिए जाता है। जब दक्ष उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो उसे गुरुदेव कहीं नहीं मिलते। उसके बाद दक्ष उस बिल्डिंग में 2 घंटे तक घूमता रहता है। घूमते हुए दक्ष को गुरुदेव नजर आ ही जाते हैं। गुरुदेव इस वक्त एक कमरे में थे, जो कमरा दक्ष के कमरे से 3 गुना ज्यादा बड़ा और काफी कुछ सामान से भरा हुआ था। फिर दक्ष गुरुदेव को आवाज देता है और कमरे के अंदर चला जाता है। जैसे ही कमरे के अंदर जाता तो दक्ष को एक गुर्राने की आवाज आती है। इतने में दक्ष की नजर वैसे ही पिंजरे पर पड़ती है जो उसके कमरे में बना हुआ था, लेकिन यह पिंजरा उस वाले से बड़ा और मजबूत लग रहा था। लेकिन इस पिंजरे में एक गोरिल्ला था जो दक्ष की एकदम से कमरे में आते हुए देख घुरा रहा था। ऐसा लग रहा था वो पिंजरा तोड़ ही देगा। इतने में गुरुदेव कहते हैं, डरो मत, ये इस पिंजरे को नहीं तोड़ सकता, तुम अंदर आ जाओ। फिर दक्ष उस गोरिल्ले को देखते देखते गुरुदेव की तरफ जाने लगता है। गुरुदेव के पास जाते ही गुरुदेव दक्ष से पूछते हैं कि तुम यहां कैसे आए, कुछ काम था क्या? दक्ष गुरुदेव के पास जाने के बाद गुरुदेव को देखते हुए कहते हैं, मुझे इस देवग्रह के बारे में सब जानना है। मैंने अभी कुछ देर पहले बाहर एक लड़के के पास एक उड़ने वाली चिड़िया देखी जो कि काफी बड़ी थी, और किसने बताया कि यहां पर कोई भी इन जीव जंतुओं को रख सकता है। मुझे जानना है ये कैसे है और यहां पर क्या क्या हो सकता है। फिर गुरुदेव कहते हैं, ये पृथ्वी नहीं है, ये देवग्रह है, इसलिए यहां पर ऐसी काफी कुछ चीज है। तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुमने आते ही मुझसे उस पिंजरे के बारे में पूछा था। हम उस पिंजरे में बाहर से लाए हुए किसी जीव को रखते हैं और उसे एनर्जी लेते हैं, जिससे बाद उसके क्रिस्टल से हमें काफी अच्छी अच्छी चीज मिल सके। इतने में दक्ष गुरुदेव को बीच में रोकते हुए कहता है कि ये क्रिस्टल क्या है? फिर गुरुदेव दक्ष को बताने लगते हैं कि क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी तरह के हथियार मिल सकते हैं। ये क्रिस्टल इन जीव के अंदर होते हैं। जब कोई किसी जानवर को मरता है तो इनका दिल एक क्रिस्टल में बदल जाता है, और इस क्रिस्टल को खोलने पर हमें हमारे हथियार मिल जाते हैं।
अगर किस्मत अच्छी हो तो हमें उसे जीव की सोल भी मिल जाती है, लेकिन सोल मिलन काफी मुश्किल होता है। जब गुरुदेव दक्ष को इतना कुछ बता देते हैं फिर भी दक्ष के कुछ समझ में नहीं आता, तो दक्ष गुरुदेव से कहता है, किस तरह की हथियार आपको इन क्रिस्टल से मिलते हैं? फिर गुरुदेव अपने दोनों हाथ खोलते हैं और अचानक से उनके ऊपर एक काला और सफेद कवच आ जाता है और हाथ में एक सुनहरा भाला और दूसरे हाथ में एक खंजर। हथियार और कवच आने के बाद गुरुदेव दक्ष से कहते हैं, ये देखो, हम इन क्रिस्टल से ये मिलता है। वैसे ये हमारे हाथ में तो नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से कुछ बना सके। ये अपने आप उसे जीव पर निर्भर करता है कि वो कैसा है। ये जीव 5 लेवल के होते हैं और हर लेवल पर उनकी ताकत बढ़ती है और इनसे मिलने वाले हथियार की भी। जब दक्ष के सर से सारी बात ऊपर से जाती है तो गुरुदेव उसको समझने के लिए उस गोरीले की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये गोरिल्ला लेवल 2 का है और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमें कैसे कुछ इनसे मिलता है। फिर दक्ष हाँ मैं जवाब देता है और गुरुदेव क्या कर रही है वो देखने लगता है। दक्ष देखता है कि गुरुदेव अपने भाले को तेजी से उस गोरिल्ला के सीने में मार देते हैं, जिसे वो गोरिल्ला छकने लगता है। फिर गुरुदेव वो खंजर उस गोरिल्ला के सर में मार देते हैं, जिससे कुछ ही देर में वो गोरिल्ला मर जाता है। और दक्ष देखा है कि गुरुदेव के हाथ पर भी एक निशान है जो अब चमकने लगा है। फिर गुरुदेव वो पिंजरा खोलते हैं और उस गोरिल्ला के सीने को चीरकर उसका दिल बाहर निकाल देते हैं। वो दिल एक पत्थर जैसा नजर आ रहा था, लेकिन काफी चमकीला था। फिर गुरुदेव दक्ष के पास आते हैं और वो क्रिस्टल जो एक पत्थर जैसा दिख रहा था उसे तोड़ देते हैं। अपने हाथों से तोड़ते ही वो क्रिस्टल चूर चूर हो जाता है और उसकी राख हवा में मिल जाती है। दक्ष हैरानी से पहले गुरुदेव को और फिर उसे मरे हुए गोरिल्ला को देखा है, जिसे अभी अभी गुरुदेव ने मार दिया, और उससे कुछ नहीं। इतने में गुरुदेव अपने हाथ में काली तलवार पकड़े हुए नजर आते हैं। गुरुदेव दक्ष की तरफ वो तलवार करते हैं और कहते हैं, ये देखो, इसको मरने पर मुझे अभी ये मिली है। ये तलवार ताकत में लेवल 2 पर है। फिर गुरुदेव वो तलवार हवा में घूमने लगते हैं। दक्ष सोचता है, एक हथियार के लिए गुरुदेव ने एक जानवर को इस तरह से मार दिया। जब दक्ष सोच ही रहा होता है, इतने में गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम ऐसे हथियार ना लें तो आने वाले खतरे से हम नहीं लड़ सकते, और मैं तुमको भी यही सलाह दूंगा कि तुम भी ऐसा ही करना सीख लो और जल्दी से जल्दी मजबूत बना। अगर तुम मजबूत बनोगे तो तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिलने लगेगी। अभी तुम लेवल 1 पर हो, जब तक तुम लेवल 3 पर नहीं आते तुम्हें तुम्हारी शक्तियां नहीं मिलेगी, और तुम्हें मजबूत बनने के लिए इन जानवर को मारना ही होगा और उनके क्रिस्टल से हथियार भी बनाना होगा। क्या दक्ष किसी जानवर को मारेगा, और क्या बताए गए गुरुदेव दक्ष को? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। गुरुदेव अपने कमरे में गोरिल्ला को मारकर उसके क्रिस्टल से हथियार बनाते हैं, लेकिन दक्ष को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव उसे कहते, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ऐसा करना होगा, नहीं तो यहां के लोगों से तुम नहीं बच पाओगे। दुश्मनों की तो दूर की बात, लेकिन दक्ष की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। ऐसा कुछ सोचने की भी उसने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा था, और वो आग भी गलती से लगी थी जिसकी सजा उसे मिली। अगर दक्ष को पता होता कि ऐसी आग लग सकती है तो वो उस शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे उस गलती की वजह से उसकी शक्ति चली गई। दक्ष ये सोच के तो आया था कि अब वो यहाँ के सारे टास्क पूरी करके अपनी शक्तियां वापस हासिल करेगा और सबसे ऊंची पोजीशन पर जाएगा, लेकिन गुरुदेव को ऐसा करते हुए देखा। दक्ष ने वो सब करना छोड़ दिया। दक्ष की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हो रही थी कि वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी। जब गुरुदेव दक्ष के चेहरे पर एक घबराहट देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अभी दक्ष क्या सोच रहा है, और गुरुदेव ये भी जानते थे कि दक्ष ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन गुरुदेव को यह भी पता था, अगर आर्य ने ऐसा नहीं किया तो आगे जाकर उन पर और इस देव ग्रह पर जो खतरा आएगा उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव दक्ष को हर तरह समझने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव दक्ष से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें वो बात करता हूं जो शायद ही किसी और को पता होगा। मैं तुम्हें इस देवग्रह के कुछ राज्य बताता हूं।
इसके बाद शायद तुम्हारी सोच बदल जाए और आगे क्या हो सकता है वो भी जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर दक्ष अपनी घबराई हुई आंखों से गुरुदेव की तरफ देखने लगता है। वैसे तो दक्ष में काफी हिम्मत थी, पर अचानक से ऐसा कुछ किसी के साथ भी हो तो वो घबराहट अपने आप हो जाती है, और वही घबराहट दक्ष की आंखों में दिखाई दे रही थी। फिर गुरुदेव अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और अपने कमरे में से एक किताब निकलते हैं जो कि पूरी काले रंग की थी, और उसी पर वही निशाना बना हुआ था जो दक्ष उनके हाथ पर है, और वो निशान किताब पर भी चमकीले रंग में बनाया गया था। फिर गुरुदेव वो किताब दक्ष के सामने रखते हैं और कहते हैं, देखो, जब मैंने तुमसे शक्ति ली उस टाइम में गुस्से में था और बाद में मैंने काफी सोचा, लेकिन अब मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सब बात कर तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। आज ही हजारों साल पहले जब इस देव ग्रह पर पहली बार हमारे पूर्वज आए थे, तब से आज तक काफी तरक्की हमने कर ली, लेकिन कुछ 100 साल पहले ही हमसे ही एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से अब हमारा ग्रह और पृथ्वी भी खतरे में है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकती। तुम हमारा सबसे बड़ा हथियार बनोगे जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अगर तुमने हार मान ली तो वो लड़ाई जितना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दक्ष पूछता है, ऐसा क्या हुआ था 100 साल पहले जिसकी वजह से आप इतना डर रहे हो? फिर गुरुदेव एक लंबी सांस लेते हैं और दक्ष को बताना शुरू करते हैं, आज से 100 साल पहले हमने तरक्की करनी शुरू की थी। उस टाइम हमने ऐसे ऐसे आविष्कार किया जो हमारे लिए काफी मददगार थे। उसमें से ही एक गलत आविष्कार हो गया जिसकी वजह से हम जैसे ही म्यूटेंट लोग बन गए जो कि हमसे काफी ज्यादा ताकतवर थे। उनके सोचने समझने की शक्ति भी हमसे कई गुना आगे थी। हमने उनको मानवर नाम दिया क्योंकि वो थोड़े जानवर जैसे दिखते थे और बाकी इंसान जैसे। पहले तो वो हमारी मदद करते गए और अपने आप को बढ़ते गए। एक टाइम जब हमें लगा कि ये हम पर हावी हो रहे हैं तो ये सभी इस ग्रह को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर चले गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किया जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन म्यूटेंट लोगों ने अपनी एक सेना बना दी जो कि हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर थी, और उनके हथियार हमसे ज्यादा एडवांस। इसके बाद गुरुदेव एक पल के लिए रुकते हैं और फिर आगे बताते हैं, ये सेना भी 5 लेवल में बांटी गई है, लेकिन हम उनकी लेवल 1 और लेवल 2 सेना से भी ठीक से नहीं लड़ सकते, तो हम उनकी लेवल 5 की सेना को कैसे रोकेंगे? वो सब पल पल अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने की। दक्ष मानवर की ताकत के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि वो कितने शक्तिशाली होंगे जिसे यहाँ के सभी लोग इतना डर रहे हैं, लेकिन दक्ष को अपने ग्रह पृथ्वी की भी चिंता थी और किसी भी हालत में उसे ग्रह पर कोई खतरा नहीं आना देना चाहता था। इसलिए दक्ष सोचता है कि कुछ भी हो, अब वो अपने आप को इतना मजबूत बनाएगा जिससे वो इस मानवर की सेना को रोक सके और अपनी दुनिया को बचा सके, चाहे इसके लिए उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर गुरुदेव दक्ष का बताते हैं, इसीलिए हमने इन जीवों से हथियार लेना शुरू किया, और जिस लेवल का जीव होगा उतना ही शक्तिशाली हथियार भी होगा। इसलिए हमने ये काम शुरू किया, और अब इस देव ग्रह के सभी लोग यही कोशिश करते हैं कि वो बड़े से बड़े जीव को हरा के उनका हथियार ले। लेकिन हर जीव हमें हथियार तो नहीं दे सकता, लेकिन उनसे हमें ऊर्जा जरूरी मिलती है जिसे हम अपनी लेवल को ऊपर कर सकते हैं और एक एक लेवल करके इतनी मजबूत बन सके जिससे हम उनको हरा सके। तुम चाहो तो अपने हाथ के निशान को छूकर पता कर सकते हो। तुम्हें बस निशान को छूकर सोचना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस लेवल पर हो, गुरुदेव दक्ष से कहते हैं। फिर दक्ष अपने हाथ के निशान को छूटा है और उसकी आंखों के सामने वही नीली स्क्रीन आ जाती है जिस पर उसका नाम और उसके आगे लेवल 1 लिखी होती है। नीचे उसमें कोई शक्ति या कोई हथियार के बारे में कुछ नहीं होता और बाकी स्क्रीन खाली नजर आती है। फिर दक्ष उसे स्क्रीन को हटा देते हैं। क्या दक्ष इस देवग्रह के राज के बाद अपने आप को इस काबिल बन पाएगा जैसे वो मानवर की सेना को हरा सके? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर दक्ष।